Hello guys, today we are going to read about जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है? तो अपर ट्रोपोस्फीयर पे ब्लो होने वाले वाइंड को बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। तो हम एटमॉस्फेयर के वाइंड के बारे में तो पढ़ते ही रहते हैं, वैसे ही ये भी है अपर, ये वाइंड जो है वो अपर ट्रोपोस्फीयर पे ब्लो होती है। बट इसके कैरेक्टर जो होते हैं ना सरफेस वाइंड से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सरफेस वाइंड तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ ब्लो करता है, बट ये तुम्हारा जो है वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करता है। एंड देन की इसकी स्पीड देखो तो 200 से 400 किलोमीटर पर आवर। बट हमारा जो एटमॉस्फेयर वाला वाइंड होता है उसका इतना स्पीड नहीं होता है, वो काफ़ी स्लो होता है। तो हम देखेंगे कि इसके ये इतने अलग कैरेक्टर होने के पीछे कौन कौन से रीज़न है। तो पहले हम देखते हैं कि ये ओरिजिनेट कैसे होता है। तो इसके ओरिजिनेट होने का रीज़न सेम ही होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना डिफरेंट हीटिंग होता है। तो इक्वेटर पे तुम्हारा बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, ठीक है। तो ये एयर जो होता है ना बहुत ऊपर तक जाता है। एंड देन की अगर उसके मुकाबले सब ट्रॉपिकल या पोलर रीजन की बात करो तो हवा जो होती है ना वो ठंडी होती है। ठंडी हवा उतनी ऊपर नहीं उठती है। एंड देन की ये जो एरिया होता है वैसे भी सिंकिंग एरिया होता है, तो ऊपर एयर एक्यूमुलेट नहीं होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर। एंड देन की यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एयर जो होता है एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे बनता है तुम्हारा हाई प्रेशर। अब बन गया, क्रिएट हो गया हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि एयर ब्लो होती है हाई प्रेशर थ्रू लो प्रेशर, तो ब्लो होने वाला सीन भी क्रिएट हो गया। तो ठीक है, एयर अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर एटमॉस्फेयर अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो होगी। तो जो नीचे तो नॉर्थ से साउथ ब्लो होती है, तो ऊपर क्यों ये फिर वेस्ट टू ईस्ट ब्लो हो रही है। तो देखो क्या होता है, नीचे भी तुम देखते हो कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ते हो कि एयर जब ब्लो होती है तो उसको कोरियोलिस फोर्स जो है वो मोड़ देता है। तो ऊपर भी कोरियोलिस फोर्स लगता है, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो कोरियोलिस फोर्स ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा मुड़ाव होगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे तुम स्पीड देख रहे हो कितना है, 200 से 400 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा स्पीड है तो हमारा कोरियोलिस जो होगा, कोरियोलिस इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जिसके कारण ये होता है ना कि ये हवा को बहुत ज़्यादा ही डिफ्लेक्ट कर देती है, मोड़ देती है। तो जिसके कारण हवा नॉर्थ टू साउथ ना चल के वेस्ट टू ईस्ट चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर हवा यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होती है। तो देखो, पृथ्वी पे अगर हो तुम तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, पहाड़, पानी, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, स्पीड को स्लो करती है। बट अब तुम अपर ट्रोपोस्फीयर पे हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्पीड बहुत तेज़ होगी। तो इसलिए वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और जो कि रीज़न होता है कोरियोलिस इफेक्ट के स्ट्रॉन्ग होने का, ठीक है। तो ये पता चल गया ना क्यों ओरिजिनेट होता है। वही तुम्हारा अपर ट्रोपोस्फेयर में भी हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण जेट स्ट्रीम क्रिएट होता है। एंड देन की वेस्ट टू ईस्ट क्यों बहता है, तो हमारा कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अपर ट्रोपोस्फेयर पे। स्पीड क्यों तेज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। रेजिस्टेंस नहीं होता है तो स्पीड तेज़ होता है। तो अब आता है एक और क्वेश्चन, तो फिर ये मेंडरिंग और ये वेवी टाइप से क्यों ट्रैवल करते हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं जाता है। तो इसका रीज़न भी हमारा नीचे से ही जुड़ा होता है। तो नीचे तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एयर बहुत ऊपर तक जाता है, तो ऊपर वाले जेट को पुश करता है। एंड देन पोलर पे क्या होता है, पोलर पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, तो एयर उतना ऊपर नहीं उठता है, तो फिर ये नीचे की ओर, तो वो पुश वाला फैक्टर नहीं होगा, तो नीचे की ओर आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट राइट जो होता है डिफ्लेक्ट होता है। एंड देन की जो तुम्हारे नीचे हिमालय भी जो प्रेजेंट होता है ना वो भी इसको डिफ्लेक्ट करता है। तो हम देख लिए क्यों ये मेंडरिंग पाथ फॉलो करता है। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो जेट स्ट्रीम होता है ना वो जेट स्ट्रीम जो होता है वो
चेंज होते रहता है, इसका पोजीशन जो होता है ना चेंज होते रहता है। जैसे हर चीज़ का पढ़ते हो ना ITCZ चेंज होते रहता है, इसका भी पोजीशन फिक्स नहीं होता, ये भी चेंज होते रहता है। सन के अपेरेंट सन के अपेरेंट नहीं बोल सकते, बट रीज़न होता है इसका डिफरेंट हीटिंग हो गया या फिर सन का पोजीशन चेंज, ये इसका रीज़न होता है जिसके कारण इसका पोजीशन चेंज होते रहता है। बट याद रखना कि सीजन टू सीजन पोजीशन तो चेंज होता ही है, उसके साथ इसका स्ट्रेंथ भी चेंज होता है। विंटर में ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंट के कारण। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जेट स्ट्रीम होता है ना, वो कैसे क्लाइमेट एटमॉस्फेयर हमारे नीचे के एटमॉस्फेयर को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि ये रेनफॉल को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जो जेट स्ट्रीम ये वेव की तरह चलता है, तो दो चीज़ें इसमें याद रखना, एक होता है डाइवर्जेंस, एक होता है कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है ना, तो जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपर की ओर जाती है। तो जब वो ऊपर की ओर जाती है तो ये जो लो प्रेशर एरिया जो होता है उसमें एयर को और ऊपर जाने का मौका मिलता है, ठीक है। अगर और कन्वर्जेंस में क्या होता है कि एयर को ये नीचे की ओर ढकेलती है, सिंकिंग करती है। तो अगर मान लो किसी भी वजह से जैसे क्लाइमेट चेंज या कुछ भी, ये इसका अगर पाथ चेंज हो जाता है, लाइक डाइवर्जेंस की जगह पे यहाँ पे कन्वर्जेंस हो गया, तो फिर ये एयर को नीचे की ओर सप्रेस कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा रेनफॉल नहीं होगा। एंड देन यही सब रीज़न के कारण हीट डोम जैसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो ये रीज़न होता है जिससे ये रेनफॉल को इम्पैक्ट करता है, ऊपर होते हुए भी नीचे के रेनफॉल को इम्पैक्ट करता है। कैसे? अगर डाइवर्जेंस होगा तो ज़्यादा एरिया मिलेगा, ये लो प्रेशर वाले एयर को ऊपर जाने में और ज़्यादा खींचेगा ऊपर की ओर। एंड देन कन्वर्जेंस में क्या करता है, नीचे की ओर सप्रेस करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो जेट स्ट्रीम है विंटर और समर टाइम में कैसे हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। एंड देन कौन कौन से जो जेट स्ट्रीम है वो इन विंटर एंड समर टाइम पे ब्लो होते हैं। तो विंटर जैसे ही स्टार्ट होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट डोमिनेट करता है, और जैसे ही समर आएगा ना वैसे ही तुम्हारा ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ साइड शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया के ऊपर से चला जाता है। और जैसे ही विंटर आया वेस्टर्ली जो होगा वो तुम्हारा इंडिया के ऊपर ब्लो करेगा। तो ये कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो तुमने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जो कि मेडिटेरियन के ऊपर जनरेट होता है। तो ये जो हमारा वेस्टर्ली जेट होता है ना, वो इस हवा को इंडिया तक ले के आता है, जिसके कारण इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल और स्नोफॉल जैसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो ये जो रेनफॉल एंड स्नोफॉल लाने का काम कौन करता है, वेस्टर्ली जेट। एंड देन की कभी कभी तुमने सुना होगा कोल्ड वेव के बारे में, कोल्ड वेव सुनते रहते हो ना। तो क्या होता है कोल्ड वेव में कि जब ये हमारा जो वेस्टर्ली जेट है ना वो जब ज़्यादा नीचे सिंक हो जाता है ना, तो पोलर और आर्कटिक से जो एयर होती है वो नीचे की ओर और आ जाती है, तो जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। समर के टाइम पे अब जैसे ही समर आता है तो वेस्टर्ली जेट जो होता है वो गायब हो जाता है, इंडिया के ऊपर से नॉर्थ शिफ्ट हो जाता है, और इस समय कौन आ जाता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनसून के वीक एंड स्ट्रॉन्ग में। तो क्या होता है, तो वही चीज़ है, अभी तुमने डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस देखा, तो उसी तरीके से ये मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। तो ये था जेट स्ट्रीम, और हमने ये भी देखा कि कैसे एटमॉस्फेयर के वेदर एंड क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो अब हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए बाय।